हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से शेरशाह सूरी के प्रशासनिक तंत्र के विषय में चर्चा करूंगी। शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक कुशल प्रशासक के तौर पे याद किया जाता है। यहाँ पे उससे पहले मैं आप लोगों से शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 45 5 वर्षों के अंतराल का था, परंतु उसने इस अल्पावधि में भी सुव्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य किया था। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। फरीद खां के पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां का जन्म 1472 ईस्वी में फिरोजा हिसार में हुआ था। अपने पिता तथा सौतेली मां के रवैये से तंग आकर 22 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में वह भागकर जौनपुर चला गया था, जहां उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। फरीद ने बिहार के शासक मोहम्मद शाह लोहानी के यहाँ नौकरी भी की थी। शिकार में वीरता से एक शेर को मार डालने के कारण उसे शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसने बाहर खां के बेटे को पढ़ाने का कार्य भी किया था और बाहर खां की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया था और चुनार का शासक बन बैठा था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना में वह सम्मिलित हुआ था। कालिंजर के अभियान में वह पूरी तरीके से घायल हो गया था और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के प्रशासनिक तंत्र के विषय में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन के विषय में चर्चा करनी होगी। शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि शेरशाह का प्रशासन यद्यपि पूर्व के शासकों की भांति निरंकुश रहा था, लेकिन शेरशाह के द्वारा अफगान अमीरों की निष्ठा और सेवाओं को प्राप्त करते समय इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था कि अफगान की परंपराओं की अवहेलना न हो। शेरशाह ने केंद्रीय शासन के अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थीं। शेरशाह स्वयं सभी विभागों पर नियंत्रण रखा करता था। यद्यपि शेरशाह के प्रशासन में 4 मंत्री उपस्थित थे, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थे। शेरशाह स्वयं सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था। चारों मंत्री अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को शेरशाह के समक्ष रखते थे तथा शेरशाह उनसे परामर्श लेकर निर्णय लिया करता था। वास्तव में शेरशाह ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपने पिता के जागीर के प्रबंध करते समय जो प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उस प्रशासनिक अनुभव का लाभ उसे अपने प्रशासन के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। शेरशाह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण भी स्वयं किया करता था। शेरशाह की विशेष रुचि मालगुजारी व्यवस्था में थी। वह स्वयं प्रतिदिन के आय और व्यय के हिसाब की जांच किया करता था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सुल्तान के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि सुल्तान साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था तथा उसकी सहायता के लिए प्रमुखतः 4 विभाग हुआ करते थे। इन 4 विभागों के विषय में यदि बात की जाए तो इनमें दीवान ई वजारत हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रहा था। यह अर्थव्यवस्था तथा लगान का प्रधान था और राज्य की आय व्यय का देखभाल किया करता था। यदि हम दीवान ए अरीज के विषय में बात करें तो सेना में भर्ती, संगठन, सेना की देखभाल यह विभाग किया करता था। मंत्री को दीवान ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान रसालत के विषय में यदि बात की जाए तो विदेशी संबंधी मामलों की देखरेख यह विभाग किया करता था और दीवानी इंशा इस विभाग के द्वारा पत्राचार आदि के कार्य की देखरेख की जाती थी। हालांकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि A.L. श्रीवास्तव के अनुसार 2 और मंत्री हुआ करते थे, जिनमें दीवान ए बरीद और दीवान ए काजा हुआ करते थे। यदि हम दीवान ए बरीद के विषय में बात करें तो यह राज्य की गुप्तचर तथा डाक व्यवस्था का कार्य करता था। दीवान ए काजा के विषय में यदि बात करें तो सुल्तान के पश्चात यह मुख्य न्यायाधीश का कार्य किया करता था। शेरशाह के द्वारा प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई थी, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया था, जिसे प्रांत या इक्ता भी कहा जाता था। सरकार के अंतर्गत जो परगने रहते थे उनकी संख्या लगभग 7400 से भी अधिक थी। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में कानूनगो ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा है कि शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था के आदर्श के रूप में हम बंगाल की व्यवस्था को देख सकते हैं, जिसमें शेरशाह के द्वारा बंगाल को 19 सरकारों में बांटा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सूबा या इक्ता के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह का प्रांतीय शासन, जिसके विषय में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और इसके विषय में अलग अलग मत हमारे समक्ष आता है। डॉक्टर पांडे के अनुसार जिन राज्यों को शासन करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी उन्हें सूबा या इक्ता कहा जाता था। सूबे के प्रधान को हाकिम, अमीन अथवा फौजदार कहा जाता था। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि पंजाब के हाकिम हैबत खां को मनसब ए आलम कहा जाता था। आगे जब हम चर्चा करते हैं प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सरकार भी आता है। प्रत्येक इक्ता या सूबा को सरकार में विभक्त किया गया था और सरकार के मुख्य रूप से 2 अधिकारी हुआ करते थे। पहला शिकदर ए शिकदरा, यह सरकार का सैन्य अधिकारी हुआ करता था, और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफा, यह दीवानी मुकदमों का निष्कासन किया करता था। शेरशाह के विषय में यदि बात की जाए और उसके प्रशासनिक तंत्र में और कौन से परिवर्तन किए गए थे, इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। यदि हम शेरशाह के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि आगे आने वाले जितने भी मुगल शासक रहे थे, जैसे कि अकबर, उनके द्वारा भी शेरशाह सूरी के प्रशासनिक तंत्र का अनुसरण किया गया था। और इसी कारण जो है शेरशाह को फोर रनर ऑफ अकबर के नाम से भी हम जानते हैं। प्रशासनिक तंत्र में भारत में उस समय जो उल्लेखनीय हम कह सकते हैं कि शेरशाह का योगदान रहा था, उसके लिए उसे भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय और प्रांतीय शासन की ओर ही शेरशाह का ध्यान था, उसने राजस्व व्यवस्था तथा सैन्य व्यवस्था की ओर भी विशेष कार्य किया था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि उसके कार्यकाल में बहुत सारे सड़कों तथा सरायों का भी निर्माण हुआ था, और शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में भी उसका अभूतपूर्व योगदान हमें देखने को मिलता है। शेरशाह के प्रशासनिक तंत्र के विषय में यदि बात की जाए, तो उस समय की जो आवश्यकता रही थी एक मजबूत सैन्य व्यवस्था की और साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था की, उसे स्थापित करने का कार्य शेरशाह ने किया था। और एक मजबूत साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए शेरशाह ने राजस्व वसूली की ओर भी विशेष ध्यान दिया था। किस भूमि पर कितना कर वसूला जाए, और इसी के आधार पर उसने भूमि को भी विभाजित करने का कार्य किया था। शेरशाह के अधीन हम कह सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार के प्रशासनिक तंत्र की नींव रखी गई थी, इसके पूर्व शायद हम इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक तंत्र की विशेषता यह भी रही थी कि उसने उस समय भारत में एक अफगान शासक होते हुए भी एक केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने का कार्य किया था, और न्यायिक, राजस्व तथा सैन्य व्यवस्था में शेरशाह का जो योगदान रहा था वो अभूतपूर्व रहा था। E.V. हैवल के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि सैनिक और असैनिक दोनों ही मामलों में शेरशाह ने संगठनकर्ता की दृष्टि से शानदार योगदान का परिचय दिया था। डॉक्टर कानूनगो और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के द्वारा भी उन्हें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर के समकक्ष, या हम कह सकते हैं उसे श्रेष्ठ स्थान भी प्रदान किया गया है, और वुल्सले हेग ने उसे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया भी कहा है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का, क्योंकि वो एकमात्र अफगान शासक ऐसा रहा था मुगल शासना अवधि में जिसने
उस समय भारत में एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र और साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य किया था और इसी कारण उसे भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व स्थान भी प्राप्त है। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।